नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपको आज स्वागत करता हूं। आज सभी राज्य कर्मचारियों के लिए एक विशेष चर्चा का मुद्दा हमारे सामने है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लरिकल एंड सबऑर्डिनेट सर्विस रूल अमेंडमेंट 1999। इसके अंदर एक आंशिक संशोधन किया गया है, उसी पर आज हम चर्चा करने हैं। ये अधिसूचना जारी हुई है 8 अगस्त 2022 को। ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट राजस्थान लोक सेवा आयोग क्लरिकल एंड सबऑर्डिनेट सर्विस सेकंड अमेंडमेंट नियम और विनियम 2022 के नाम से जाना जाएगा। ये तुरंत प्रभाव से लागू होगा। इसके अंदर कौन सा अमेंडमेंट हुआ है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। नियम संख्या 6 यानी 6 को जोड़ा गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग क्लरिकल एंड सबऑर्डिनेट सर्विस नियम और विनियम 1999 के विद्यमान नियम विनियम 6 के पश्चात अभी 6 को जोड़ दिया गया है। यानी अभी इसकी जो नियम 6 के अंदर 6 और 6 दो सब कोलाज ऐड हो गए। अब जो 6 है वो क्या कहता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो एक्चुअल में ये जो कोलाज जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है उत्तराखंड के अंदर जो डिजास्टर हुआ था 2013 के अंदर, या त्रासदी हुई थी, उसमें जो राजस्थान राज्य के कर्मचारियों की डेथ हो गई थी, उनके जो परिजन हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति में दिक्कत आ रही थी, तो उसी के सॉल्यूशन के लिए ये कोलाज जोड़ा गया है। ऐसे मृतक व्यक्ति के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति जिन्हें उत्तराखंड त्रासदी 2013 में मृत या लापता होने के पश्चात मृत घोषित कर दिया गया। यानी वो या तो उनकी डेथ होगी, डेड बॉडी मिल गई, या वो लापता हो गए, उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली, और उसके बाद में एक पीरियड के बाद में उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। इन नियमों में अंतर विशिष्ट किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति अधिकारी सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली वेतन मैट्रिक्स में केवल लेवल 9 तक के पदों पर ही रिक्तियों या जो L9 की जो रिक्तियां हैं उन्हीं पर ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी था और 2013 में उत्तराखंड त्रासदी में मारा जा चुका है, या जिसे ऐसी त्रासदी में लापता होने के पश्चात मृत घोषित कर दिया गया था, के आश्रितों में से किसी एक को अनुकंपा आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति दी जाएगी। वो शर्तें क्या होगी उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहली शर्त है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, तभी उनको अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। आश्रित इन नियमों के अधीन संबंधित पद के लिए विहित शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं रखता हो। यानी वो जिस पद के लिए वो अनुकंपा नियुक्ति के लिए L9 तक जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए वो अगर अप्लाई करता है तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है उस पद के अनुरूप होनी चाहिए। परंतु चयन के लिए प्रतिक्रियात्मक अपेक्षाएं इस प्रकार से रहेंगी। नियुक्ति के समय कंप्यूटर की जो योग्यता है उस पर जोर नहीं दिया जाएगा। अनुकंपा नियुक्ति में जब आप ज्वाइनिंग देते हैं तो आप ये आशा नहीं कर सकते कि उनको कंप्यूटर, टाइपिंग, ये सारी चीज़ें आएंगी। आश्रित को सुसंगत नियमों में यथाविहित कोई भी कंप्यूटर जो योग्यता है वो परिवीक्षा काल अवधि के भीतर प्राप्त कर लेनी है। यानी 2 साल के अंदर अंदर उनको उस पद के योग्य जो भी कंप्यूटर योग्यता है वो अर्जित करनी है, क्योंकि यह अनुकंपा नियुक्ति ज़्यादातर क्लरिकल ट्रेड के लिए होती है या फिर लैब असिस्टेंट वगैरह के लिए। तो लैब असिस्टेंट के लिए तो कॉमन सेंस है कि वो साइंस बैकग्राउंड से है तो उनको कंप्यूटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो क्लरिकल है जॉब है उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, जिसके ना होने पर उनकी परीक्षा अवधि जो प्रोबेशन है उसको बढ़ावा समझा जाएगा। तब तक कि नियुक्ति अधिकारी सेवा में उनके प्रदर्शन को पूर्ण रूप से असंतोषजनक पाते हुए उनकी सेवाओं को समाप्त नहीं कर दे। अगर वो प्रोबेशन में अपने जो कंप्यूटर क्वालिफिकेशन है वो हासिल नहीं करते हैं और उनको कुछ समय बढ़ाकर भी दिया जाता है, उसमें भी हासिल वो कंप्यूटर क्वालिफिकेशन अर्जित नहीं करते हैं, तो उनकी ये सेवाएं समाप्त मान ली जाएंगी। नियुक्ति के समय प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कंप्यूटर पर टाइपिंग पर जोर नहीं दिया जाएगा। जब ज्वाइनिंग है उस समय कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट या विभागीय प्रशिक्षण पर जोर नहीं दिया जाएगा। आश्रित से 3 वर्ष की समयावधि के भीतर तथा स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु उस कालावधि को कार्मिक विभाग द्वारा
कुछ स्थिरता ना दिया गया हो, ऐसी प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा अथवा अंग्रेजी व हिंदी में किसी भी एक भाषा में कंप्यूटर पर टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा। साधारण शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि ज्वाइनिंग के बाद में 3 साल में आपको कंप्यूटर टेस्ट, जो विभागीय कंप्यूटर टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है, वो पास करने होंगे। अगर आप पास नहीं करते हैं तो आपको असफल मान लिया जाएगा, जिसमें असफल रहने पर उसकी नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए वो एप्लीकेबल होगा कि उसकी जो सर्विस है उसको समाप्त मान लिया जाएगा। जब तक वह ऐसी योग्यता अर्जित नहीं कर लेता है तब तक उन्हें कोई भी वार्षिक वृद्धि नहीं दी जाएगी, यानी उनकी सैलरी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। उनका फिक्सेशन ही नहीं होगा तो इंक्रीमेंट कहाँ से लगेगा। आगे हम चर्चा करते हैं। अर्जित कर लेने पर नियुक्ति की तारीख से वार्षिक ग्रेड वृद्धियाँ काल्पनिक रूप से अनुमत की जाएंगी। यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आप मान लीजिए आपका 2 साल में प्रोबेशन हो गया और उसके बाद भी आपने अपना टाइपिंग टेस्ट पास नहीं किया, आप तीसरी साल में अपना टाइपिंग टेस्ट पास करते हैं तो आपका इंक्रीमेंट है वो नॉशनल इंक्रीमेंट माना जाएगा और उसके लिए आपको कोई इंक्रीमेंट दे नहीं होगा। जिस दिन से आपकी टाइपिंग टेस्ट पास है उसी दिन से आपका इंक्रीमेंट काउंट किया जाएगा। इसमें कुछ एक छूट भी दी गई है, परंतु यह और कि इन नियमों में उपबंधों के अधीन नियुक्त विधवा को कंप्यूटर योग्यता रखने और कंप्यूटर पर टाइपिंग परीक्षण उत्तीर्ण करने की छूट दी जाएगी। जो विडो है उनको इन शर्तों से बाहर रखा गया है, परंतु यह भी इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त बेंचमार्क यानी डिसेबल्ड या निःशक्तता वाले व्यक्तियों को कंप्यूटर पर टंकन परीक्षण उत्तीर्ण करने से छूट मिलेगी। जो डिसेबल्ड कैंडिडेट है या डिसेबल्ड जो उत्तराधिकारी हैं जो जिन्होंने अनुकंपा नियुक्ति ली है उनको भी कंप्यूटर टाइपिंग से छूट दी जा सकेगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है पॉइंट 2, इस पर अभी हम चर्चा करते हैं। ऐसे आश्रितों को नियुक्ति नहीं दी जाएगी यदि ऐसे मृतक के या लापता होने के पश्चात मृत घोषित व्यक्ति के आश्रित में से किसी भी एक व्यक्ति ने मृतक की मृत्यु या ऐसे लापता व्यक्ति को मृत घोषित किए जाने के समय केंद्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से नियंत्रणाधीन वैधिक बोर्ड संगठन निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से नियुक्ति ले ली है। यानी उनके परिवार के अंदर अगर उनकी मृत्यु के बाद में किसी भी सदस्य को गवर्नमेंट जॉब मिला है उसके बिहाफ पर, तो उनको यहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी। परंतु यह शर्त वहाँ लागू नहीं होगी जहाँ विधवा स्वयं के लिए नियोजन चाहती है। अगर जिसकी डेथ हुई है उसकी विडो अगर जॉब चाहती है तो उसको जॉब मिलेगा, और उसका बेटा अगर जॉब पहले से कर रहा है तो उसका जॉब भी कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर जो मृतक कर्मचारी है उनकी जो विधवा है उनके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखा गया है, परंतु यह और कि यदि किसी कुटुंब में ऐसे व्यक्तियों की संख्या अधिक है, यानी अनुकंपा की नियुक्ति के लिए अगर परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक है तो वहाँ पर भी सिर्फ एक ही आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। ये निर्णय परिवार के सदस्यों को लेना है और वो रिटर्न में देंगे, उसी के बाद में उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। अब इसका चैनल क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, उस पर भी चर्चा करते हैं। ऐसे आश्रित नियुक्ति के लिए आवेदन संबंधित जिला कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत करेंगे। जिला कलेक्टर आवेदन को अपनी सिफारिशों सहित आपदा प्रबंध सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को सत्यापन के लिए भेजेगा, क्योंकि ये डिजास्टर में अगर डेथ हुई है और ये जो अमेंडमेंट है ये जो राज्य कर्मचारी उत्तराखंड त्रासदी में ख़त्म हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उनका रिकॉर्ड आपदा प्रबंध सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पास जरूर मिलेगा, तो वहाँ से सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। ऐसे मृतक की मृत्यु या ऐसे मृतक की मृत्यु की घोषणा के सत्यापन के पश्चात ऐसे आश्रित का आवेदन उपयुक्त नियुक्ति के लिए संबंधित जिला कलेक्टर को अग्रेषित किया जाएगा। पुनः जिला कलेक्टर साहब के पास आएगा। संबंधित जिले में रिक्ति की अनुपलब्धता की दशा में आवेदन संभागीय आयुक्त को भेजा जाएगा। अगर मान लो उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्ट वैकेंट नहीं है तो संभागीय आयुक्त महोदय को भेजा जाएगा। वहाँ से उस संभाग के अंदर जितने ज़िले आ रहे हैं उन ज़िलों के अंदर वैकेंट पोस्ट के ऊपर उनको नियुक्ति दी जाएगी। यदि संभागीय आयुक्त की अधिकारिता के अधीन रिक्त पद उपलब्ध नहीं है तो इसको संभागीय आयुक्त कार्मिक विभाग को भेजेंगे और वहाँ से फिर पूरे राजस्थान में वैकेंट पोस्ट को देखा जाएगा और उसी के हिसाब से उनको नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन वरीयता उनको उनके डिस्ट्रिक्ट में दी जाएगी। अमूमन डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्ट वैकेंट मिल जाती है।
अभी यहाँ पर कुछ एक स्पष्टीकरण है कि आश्रित किस किस को और किस श्रेणी में माना गया है। सबसे पहले आश्रित माना गया है पति पत्नी को। अगर पति खत्म हो जाता है तो पत्नी आश्रित है, और अगर पत्नी खत्म हो जाती है तो पति आश्रित है। जो व्यक्ति की डेथ हो रही है वो राजकीय कर्मचारी होना आवश्यक है। दूसरे नंबर पर है पुत्र, जिसमें मृत या लापता होने के पश्चात मृत घोषित व्यक्ति द्वारा उनके जीवन काल के दौरान वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र सम्मिलित है। यानी उन्होंने जो अडॉप्टेड चाइल्ड है वो भी शामिल है, और उनका जो खुद का पुत्र है वो भी सेकंड प्रायोरिटी में आता है। थर्ड प्रायोरिटी पर आ गया यहाँ पर अविवाहित विधवा या डाइवर्स जो उनकी बेटियां हैं उनको लिया गया है। फिर उनकी जो विवाहित पुत्रियां हैं उनको लिया गया है, और अंत के अंदर मृत या लापता होने के पश्चात मृत घोषित अविवाहित व्यक्ति के मामले में उनके माता पिता, अविवाहित भाई और अविवाहित बहन को आश्रित माना जाएगा। मृत या लापता होने के पश्चात मृत घोषित व्यक्ति पर उनकी मृत्यु के समय पूर्ण रूप से आश्रित होने के ये चरण हैं, जिनको 5 चरणों में एक सीक्वेंस में यहाँ पर दर्शाया गया है। इस नियम में ये शामिल किया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो आपदा प्रबंध और सहायता विभाग द्वारा जारी किए गए सहायता पैकेज, यानी अगर उनकी किसी आपदा में डेथ हुई है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपदा प्रबंध और सहायता विभाग द्वारा उन्हें एक सहायता पैकेज भी दिया गया होगा। 29/7/2013 के अनुसरण में नियुक्त किए गए हों राजस्थान लोक सेवा आयोग क्लरिकल एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज सेकंड करेक्शन नियम और विनियम 2022 के प्रारंभ की तारीख से यदि वे इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र हैं तो उनको नियुक्ति दिया जाएगी। ये काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से उत्तराखंड की जो त्रासदी हुई थी उसके अंदर हमारे राज्य कर्मचारियों की जो डेथ हो गई थी, उनके आश्रित काफ़ी लंबे समय से परेशान हो रहे थे। उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पा रही थी, उनको एक कैटेगरी नहीं दे पा रहे थे कि उनको लापता व्यक्तियों को कहाँ शो किया जाए, उनकी डेथ कैसे शो की जाए। तो ये एक सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है, और ये सर्विस रूल के अंदर एक बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।